हेलो गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी का 2022 एग्जाम। प्रीवियस ईयर का एग्जाम है सीयूईटी का। इसको इसको हम लोग समझेंगे किस तरीके का पैटर्न है सीयूईटी का, और किस तरीके से हमारे को उसको बहुत इजीली सॉल्व करना है। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2020, subscription received were rupees 2,50,000. Subscription outstanding on 1st April 2019, rupees 50,000. Subscription received in advance as on 31st March 2020, rupees 30,000. सब्सक्रिप्शन फॉर द, हमारे को निकालनी है 2019-20 की सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे को क्या समझना है, हमारे को थोड़ा सा टेबल के हिसाब से समझते हैं। उसने बात करा 2019 और 2020 के बारे में। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आउटस्टैंडिंग होती है वो हमेशा पास्ट की होती है, और जो एडवांस होती है वो हमेशा आगे की होती है। ठीक है, 2,50,000 यहाँ पे रिसीव्ड हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2019, यानी कि इस डेट पे कुछ आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ऑल राइट, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में रिसीव्ड हो गई है। कब, कौन से साल की, अगले साल के लिए। यानी कि यहाँ अगर हमारे को रिसीव्ड हुई है तो यानी कि एडवांस में इस साइड के लिए रिसीव्ड हुई है 30,000 रुपीज। ठीक है जी, अब हमारे को क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो जितनी भी हमारी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, वो तो मेरी पिछले साल की थी आउटस्टैंडिंग है, वो तो सारी पिछले साल से रिलेटेड है। तो उस पिछले साल से रिलेटेड को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरी 30,000 रुपीज की जो मेरी सब्सक्रिप्शन है जो एडवांस में आई है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2,30,000 रुपीज। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to. At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to. अब उसने बोला कि जो भी जनरल रिजर्व आ रहा है नए पार्टनर का, जब नया पार्टनर हमारे पास आ रहा है तो जो भी जनरल रिजर्व है पुरानी बैलेंस शीट के अंदर वो कहाँ पे जाना चाहिए। अगर वो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, बटना भी किसके अंदर चाहिए, ओल्ड पार्टनर के अंदर ही। तो आंसर क्या होगा इसका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई गेनिंग से रिलेटेड होता तो ये गेनिंग में बांटते, न्यू का भी नहीं है तो ओल्ड बैलेंस शीट में तो ओल्ड पार्टनर को ही बांटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर मैचिंग करनी है। अब मैचिंग को बहुत ध्यान से समझना है, ये वाला क्वेश्चन सीयूईटी में हमेशा आता है। मैचिंग द, और मैचिंग को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर हम एक दो ऑप्शन भी सही कर लेते हैं तो बाकी के ऑप्शन को सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब टेन्योर है, टेन्योर मतलब जो टेनेंट्स हो गए। ठीक है, टेन्योर क्या जीरो कूपन रेट होते हैं, इसमें तो कोई है ही नहीं जीरो कूपन, वो तो डिवेंचर वगैरह में होता है, बॉन्ड्स में होता है। इररिडीमेबल, यानी कि इनको पैसा वापसी नहीं करना। अगर आप किसी से, आप किसी और को रेंट पे मकान दे रहे हो तो आप उससे इरिडेमेबल यानी आप बाद में उससे पैसा लोगे वापसी, नहीं लोगे ना। एक बार आपने जो पैसे ले लिए उसको वापसी थोड़ी ना दे दोगे अब आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे को इसके अंदर मैचिंग करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जो आपस में कोई लिंक कर रहे हैं उनसे हमारे को मैचिंग करनी है। सबसे पहला आता है हमारे पास टेन्योर। ठीक है, टेन्योर जीरो कूपन रेट नहीं हो सकते, वो तो बॉन्ड्स है। टेन्योर इरिडेमेबल, इरिडेमेबल मतलब क्या होता है कि इनको वापसी हमारे को पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आप हिसाब लगाओ
आपने टेनेंट से जो भी पैसा लिया, क्या आप उसको कभी वापसी करोगे? नहीं करेंगे। तो यानी कि हमारे पास ए का ऑप्शन क्या बनता है? सेकंड पार्ट। अगर मैं ऑप्शंस के अंदर देखूं अपने, तो ए का सेकंड पार्ट सिर्फ सी में दिख रहा है। बाकी का क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो ऑब्वियसली मैंने भी बता दिया आपको ऊपर। सिक्योरिटी, सी पार्ट वो फोर्थ पार्ट कह रहा है। सिक्योरिटी और सिक्योर्ड, हमारी ऑब्वियसली सिक्योरिटी अगर हम लिखवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड मानी जाती है, वापसी मिल ही जाएगी आप लोगों को। और बियरर और रजिस्ट्रेशन, ये बियरर और रजिस्ट्रेशन क्या है? ये डिबेंचर के टाइप्स होते हैं। रजिस्टर करते समय हमारे पास दो टाइप के डिबेंचर माने जाते हैं, डेट इज बियरर और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जो रिटायरिंग पार्टनर है, यानी कि जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग मतलब जो पार्टनर जा रहा है, उसके पार्टनर कैपिटल में क्या क्रेडिट होगा? अब देखो, फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर है, ठीक है, बी रिटायर हो गया। अब बी का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसके अंदर किसकी कैप नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उसकी गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल रिमेनिंग पार्टनर, या फिर डी पार्ट हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर रिटायर बी हो रहा है तो ए और सी का कोई रोल है क्या? नहीं है। ए और सी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। किसका रोल है? ऑब्वियसली सिर्फ बी जा रहा है तो बी की गुडविल का ही पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म नॉट पॉसिबल, क्यों भाई, पूरी गुडविल फर्म के थोड़ा डाल दूंगा। रिमेनिंग पार्टनर का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। और यहाँ पे वो हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल तो ठीक है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पे भी आ गए तो वो भी गलत। तो ऑप्शन विल बी ए पार्ट। ऑल राइट। फिफ्थ क्वेश्चन। जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट फॉर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल बी। अब क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब समझते हो कि आपको एक एसेट डालना भूल गए हो। अब एसेट तो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल होगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो गया प्रॉफिट, हमने एक रिकॉर्ड करना भूल गए। और प्रॉफिट रीवैल्यूएशन को क्या करता है? क्रेडिट करता है हमेशा। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल, डेबिट क्या करने हैं हमारे को? जितने भी एक्सपेंसेस हैं। और क्रेडिट क्या करने हैं? जितने भी हमारे गेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो एसेट हमने रिकॉर्ड नहीं करा, डेट इज माय गेन, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है जी। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो उसके अंदर देखो एक ही ऑप्शन है, डेट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। वही चीज दोबारा, लिस्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। मैचिंग वाले क्वेश्चंस सीयूईटी में बहुत सारे आते हैं और बहुत इजी भी होते हैं इसको ग्रैब करना। अगर हम एक दो ऑप्शन भी देखते हैं तो बाकियों को सिर्फ क्रॉस चेक करना है हमारे को। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या आना चाहिए इनमें से? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आना चाहिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आना चाहिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इन्वेंटरीज आना चाहिए। मेरे ख्याल से फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपस में लिंक करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड, ए का सी पार्ट बन रहा है। ठीक है, ए और थर्ड आपस में लिंक कर रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन होना चाहिए बी पार्ट। बाकियों को क्रॉस चेक कर लेते हैं। करंट एसेट, बी का वो बोल रहा है फोर्थ, इन्वेंट्रीज करेक्ट आंसर। करंट लाइबिलिटीज का शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बैलेंस शीट के हिसाब से शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये सारे करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। और शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी, तो नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक और बार मैच लिस्ट। अब इसको समझते हैं जरा। वही सेम काम इसके अंदर भी, एक ऑप्शन देखना, बाकियों को क्रॉस चेक करना। ये हमारे लिए बहुत इजी कर देगा काम को। चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास। इंटरिम डिविडेंड पेड, पहली बात तो कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? कैश और बैंक का जितना भी पैसा है दैट इज माय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये तो हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, कुछ पे कर रहे हैं, वो भी डिविडेंड, फाइनेंसिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ये तो हमारे काम से रिलेटेड हो गया, तो ये तो ऑपरेटिंग में आना चाहिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये हमारा है कैश, यानी कि ए का होना चाहिए हमारे पास थर्ड पार्ट। अब ए का थर्ड वाला तो बी भी है, सी भी है और डी भी है। अब इसमें से कैसे आंसर पता करें? तो हम अगले वाले को चेक करेंगे, बी पार्ट। बी पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अभी हमने हमने ऊपर पता करा था कि बी का फर्स्ट होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड पेड। जरा चेक करो, इसमें तो बी का A1 एक ही दिखा रहा है, सिर्फ बी पार्टी, तो यानी कि ऑप्शन इज बी। बाकियों को क्रॉस चेक कर लेते। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड पार्ट बता रहा है वो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऑब्वियसली जो भी हमारा काम से रिलेटेड है वो सारा ऑपरेटिंग में जाता है। एंड डी का है फोर्थ पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने कुछ कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है। और डिविडेंड रिसीव, ऑब्वियसली अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा तो वहां से मुझे डिविडेंड रिसीव्ड होगा। ठीक है। ऊपर वाले में डिविडेंड पेड था, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड है। डिविडेंड पेड जब भी होगा फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोगों ने कहीं से पैसा उठा रखा है, लोन ले रखा है, और वो पे करना पड़ रहा है। और इन्वेस्टिंग में हमारे को चीजें रिसीव्ड होती हैं, कहीं पे पैसा लगा रखा है और चीजें रिसीव्ड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द। रिटायरमेंट के टाइम पे जो रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर है किसको कंपनसेट करें? अभी ऊपर हमने एग्जांपल लिया था ए, बी और सी का। बी हमारा रिटायर हो रहा था, अब ए और सी कह रहा है वो किसको कंपनसेट करेंगे? ऑब्वियसली बी को ही कंपनसेट करेंगे। ठीक है। एक तो आगे इसके अंदर ऑप्शन बनता है बी पार्ट, बट मैं आपको बोलूं कि बी पार्ट ना होकर इसका आंसर सी पार्ट हो तो कैन बी पॉसिबल। अब कैसे होगा? रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइस। अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो तो क्या एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि अगर गेन सेक्रीफाइसिंग भी करने पड़ेंगे मुझे सारे, मान लो पार्टनर है चार, डी भी है इसके अंदर, और डी एक ऐसा बंदा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, हालांकि उसको गेन करना चाहिए, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए और सी को, बी को तो कंपनसेट करना ही है, साथ में डी को भी करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी गेनिंग पार्टनर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको कंपनसेट करना पड़ेगा हमारे को, तभी हम उनका गेन उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ पार्टनर रिटायर्स इन द मिडल ऑफ द ईयर, साल के बीच में रिटायर हो रहा है भाई, his or her share of profit from the date of last balance sheet till the date of retirement will be। अब देखो, एक चीज ना आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी पार्टनर की डेथ हो रही है या रिटायर हो रहा है, वो भी कहाँ पे? मिडिल के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पी एंड एल के नाम से कभी कुछ भी नहीं डालना। पी एंड एल हमेशा कब डलता है? जब साल का एंड होता है। आप जब पी एंड एल अकाउंट बनाते हो तो क्या लिखते हो? पी एंड एल अकाउंट फॉर March 31। ठीक है, यही करोगे अगले साल के लिए। ठीक है। लेकिन अगर मिडल की बात हो रही है तो हम मिडल में ये चीज नहीं लगा सकते। हम क्या लगाते हैं उसके लिए? पी एंड एल
सस्पेंस अकाउंट कहलाते हैं, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के दो ऑप्शन है, बी पार्ट और डी पार्ट। बी पार्ट में वो डेबिट साइड बोल रहा है, डी पार्ट में वो क्रेडिट साइड बोल रहा है। अब मुझे क्या पता क्या डालूं। मैंने अभी ऊपर आपको नॉमिनल रूल बताया, डेबिट आर लॉसेस। क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट्स। क्या जाना चाहिए, डी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मैंने अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना। अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो मेरी एंट्री क्या जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगर मैं शेयर इशू करता हूँ तो एंट्री क्या जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अगर मैं बैंक इसको डिवेंचर्स को रिडीम करता हूँ तो एंट्री क्या जाती है भाई, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। अब देखो, अगर मैं सेम डिवेंचर्स को रिडीम करने की जगह, यानी कि पैसा वापसी जाने की जगह, मैं उनको सेम चीज का दे दूं, अपने शेयर्स दे दूं। ऑलरेडी यहाँ पे पैसा आया हुआ है। ठीक है। इस पैसे को मैं वापसी भेजूंगा, फिर मैं इश्यू शेयर करूंगा, तो इनफ्लो पहले आउटफ्लो हो रहा है, फिर इनफ्लो हो रहा है। बट अगर मैंने सीधा सीधा डिबेंचर्स को ही कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा उसके अंदर, कोई फ्लो होगा ही नहीं, नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है। डिबेंचर इश्यू कर दूं, डिबेंचर की जगह पे इक्विटी इश्यू कर दूं, तो नो फ्लो ऑफ कैश। मैच दोबारा से लिस्ट वन विद लिस्ट टू, दोबारा से समझेंगे इसको। देखो, ऊपर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को ना, हमारे को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक भी चीज छूटी तो हमारा आंसर गलत होगा। उसने बोला है ऑफ नॉट हैविंग द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा, ये तो चार्ज है, ये तो देना जरूरी है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जितने भी अप्रोप्रिएशन होती है वो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाना चाहिए, 6%, ये तो कंफर्म रेट है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। कोई भी इंटरेस्ट होगा तो 6% ही देना है आपको। ठीक है। ए का हो गया थर्ड। ए का थर्ड में वो बी भी बता रहा है और सी भी बता रहा है। अब इनमें से आंसर चेक करना है कौन सा है। बी का एक बता रहा है फोर्थ, एक बता रहा है सेकंड। अब चेक करते हैं कि इसका फोर्थ पार्ट है या सेकंड पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकंड पार्ट विल नॉट बी चार्ज, फोर्थ पार्ट विल नॉट बी अलाउड या फिर प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या ये प्रोवाइड होता है, ये तो चार्ज किया जाता है। इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज अ टाइप ऑफ अप्रोप्रिएशन। ये चार्ज में और वो चार्ज में बहुत फर्क है। चार्ज हो गया कंपल्सरी है, ये हमारी कंपल्सरी चीज है, और दैट इज माय एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो प्रोवाइड तो नहीं करते हैं, चार्ज जरूर करते हैं। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, चार्ज नहीं होना का। ठीक है, दैट विल बी डी पार्ट आंसर, कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। सी का फोर्थ पार्ट, सैलरी विल नॉट बी अलाउड, या सैलरी हम प्रोवाइड नहीं करते, और जो भी प्रॉफिट होता है वो हम सारा का सारा इक्वली ही बांटते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। इसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस पता करनी है भाई आपको। करेक्ट सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो यहीं से शुरुआत करते हैं जरा, ABCDE से। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट तो हमारा सेकेंड स्टेज होता है। पहली स्टेज क्या होती है, एप्लीकेशन। दूसरी स्टेज क्या होती है, अलॉटमेंट। तो पहली स्टेज का जरा पता करते हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन रिसीव्ड है।
ऑब्वियसली एप्लीकेशन इनवाइटिंग, पहले इनवाइट करूंगा। ठीक है, तो पहला हो गया ये। उसके बाद मेरे को रिसीव्ड होगी, फिर मैं अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, फिर मेरे पास अलॉटमेंट आएगी, तब जाके फिर मैं अपनी कॉल मनी को ड्यू करूंगा। एक एक स्टेप वाइज पैसे लूंगा ना। पहले एप्लीकेशन डाली, लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर लोगों को भाई अलॉटमेंट का टाइम आ गया, तब अलॉटमेंट लोग पे करेंगे, फिर उनसे फर्स्ट कॉल का टाइम बोल दूंगा। तो यानी कि BDCAE। वैसे तो हमारे को इसका आंसर बहुत पहले ही पता लग गया था, क्योंकि पहला पार्ट इसके अंदर इनवाइटिंग एप्लीकेशन एक ही में दे रखा है, सी पार्ट में, बी का। ठीक है, ये वाला जो बी है हमारा, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ये सिर्फ सी पार्ट में पहले नंबर पे दे रखा है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी सी पार्ट। हमारे को क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन होगा। पैटर्न हर साल सेम रहता है, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, सेम है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आंसर दे देना। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, दोबारा सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करी जाती है, ऑथराइज कैपिटल, पहली चीज। ऑथर, जब भी कंपनी बनाते हो, 11th क्लास में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया गया था, कंपनी जब भी बनती है तो पहले सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर करी जाती है विद कैपिटल। कितने से कंपनी खोल रहे हो, सेबी से रजिस्टर्ड करी जाती है ना। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज हो गई, उसके बाद कंपनी बोलेगी भाई इशू भी कर लो। ठीक है, अब जरा देखें, डी का तो इसमें भी एक ही पार्ट है, बी पार्ट में इसका आंसर है। दो ही पता कर लिए, उसके बाद सारे आंसर पता ही लग गए। क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसके बाद वो ए के बाद बोल रहा है बी पार्ट, डेट इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सही है। ई पार्ट, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, अगर कुछ पैसे नहीं मिले। उसके बाद हमारा फॉरफिटेड बैलेंस, जो हम खत्म कर देते हैं शेयर्स। ठीक है, जब भी कंपनी ओपन होगी, पहला काम हमेशा ऑथराइज कैपिटल होगा और कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मैंने बोला क्वेश्चन को पहले सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर उसने निकालना ही है तो ये तो सबसे लास्ट की चीज होगी। तो यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये मेरा सबका सबसे लास्ट की बात हो गई। सी पार्ट सबसे लास्ट में, और सी पार्ट सबसे लास्ट में, ए और बी दोनों ऑप्शन बता रहे हैं। चेक कर लेते हैं, पहले से चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, अपनी कोई भी अकाउंट में बनाता हूं तो अपने सारी की सारी सबसे पहले क्या डालूंगा, इनकम डालूंगा। तो फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू, बी पार्ट। फिर क्या करूंगा, अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दूंगा, ए पार्ट। यानी कि बी और ए का मेरे पास बन रहा है, एक ही बन रहा है बी पार्ट। ए और बी में से ऑप्शन होना चाहिए था, वो हमने पहले पता कर लिया, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना था, वो सबसे लास्ट का पार्ट है। उसमें बन रहा था ए और बी। अब चेक कैसे करा, कि पहले सबसे पहले आंसर आना चाहिए था बी पार्ट। फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू बाय एडिंग अदर इनकम्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सारी इनकम्स को पहले ऐड करूंगा सेल्स के अंदर, नेट सेल के अंदर। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, नेट सेल्स है मेरा, ध्यान रखना है इस चीज में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज 50,000, 50,000 रुपए के मैंने प्रॉफिट करे हैं साल के अंदर, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो मेरे कम हो गए हैं 10,000 से। अब देखो, ऑपरेटिंग का ना रूल याद रखना है। ऑपरेटिंग कहता है जितने भी आपके लॉस हैं वो सारे प्लस हो जाएंगे, जितने भी आपके प्रॉफिट हैं वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, एसेट का रिडक्शन होना यानी कि क्या है, प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली लॉस है भाई, बढ़ना प्रॉफिट होता है, घटना लॉस है।
बढ़ना प्रॉफिट, घटना लॉस। क्या करूं, इसमें से अपने जो भी प्रॉफिट है उसको मैं प्लस कर दूंगा लॉसेस। क्या निकल के आएगा, आंसर विल बी बी पार्ट 60,000। ठीक है, इस रूल को ध्यान में रखना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इस रूल को ध्यान में रखना तो आप लोगों का काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल ऑलवेज शो अप डैश बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब नाम से क्या पता लग रहा है इसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, फिक्स रहेगी, ऑब्वियसली फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी कैपिटल अकाउंट है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है लॉस है, मतलब एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी है, कहाँ पे आनी चाहिए, क्रेडिट साइड। जो भी एसेट है डेबिट साइड, जो भी लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड। क्यों, आगे जाके नुकसान देना है इन्होंने, अभी क्रेडिट अब बाद में जाके डेबिट होंगी तभी तो लॉसेस खत्म होंगे हमारे। ठीक है जी, चल 17th क्वेश्चन, Aman and Mohan, partner of a firm, decided to dissolve the business on 31st March 2022. The firm decided to pay realization expenses of rupees 1000 on behalf of Mohan. Rupees 1000 will be debited to। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो पार्टनर है अमन और मोहन, डिसाइड करा भैया फर्म को खत्म करेंगे। जो फर्म है उसने डिसाइड करा कि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो फर्म पे करेगी, किसके भी आप पे, मोहन के भी आप पे। फर्म पागल थोड़ी है। हाँ जी, फर्म क्या करेगी, उससे वो पैसा वापसी लेगी नहीं लेगी, ये छोड़ देगी उसको ऐसे ही। अगर छोड़ देगी तो अमन रहने देगा उसको, नहीं रहने देगा ना। भाई फर्म का पैसा कैसे यूज कर रहा है जब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मोहन से वो पैसा कहाँ जाएगा, मोहन वापसी करेगा उस पैसे को फर्म को, जिसके लिए डेबिट कौन करा जाएगा, मोहन का कैपिटल अकाउंट। भाई मोहन को पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म वापसी भी तो लेगी मोहन से, और कैसे लेगी, कैश नहीं लेती। उसको कोई भी चीज चाहिए होगी वो पार्टनर को डेबिट कर देगी, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, खत्म। ठीक है, चलिए कॉमन साइज का फॉर्मेट अगर मैं ध्यान में रखूं तो कैसे चलता है कॉमन साइज का फॉर्मेट, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में। पार्टनर जो हमने पार्टनरशिप वगैरह पढ़ी उन सब में सारा हॉरिजॉन्टल आता है, यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकल एनालिसिस। सारे वर्टिकल में बनते हैं, हमारी कंपनी की जो भी चीजें बनती है एनालिसिस जितने भी होते हैं। 19th क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ yearly interest payable on 9% डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 issued at a collateral security। क्वेश्चन को जब मैंने शुरुआत में पढ़ा, जब आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा यार ये तो इंटरेस्ट पेबल वाली बात है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे पास आ गया 10 लाख रुपीस। इसका जी 9% निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा 90,000, और हमने कर दिया 90,000 क्लिक। ठीक है, बट लास्ट में क्या बोल दिया उसने, कोलेटरल सिक्योरिटी है भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी पे तो हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं पे करते, तो ये वाली सारी की सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोग पे नहीं करते कोलेटरल सिक्योरिटी में, वेंडर को पे करते हैं इंटरेस्ट, और साथ में और किसको पे करते हैं, पब्लिक को। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20,
इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज का उसने प्रॉफिट कमाया, द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में है 20,000 और एंड में है 40,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। ऊपर अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैंने रूल बताया था। क्या था रूल? सोचो फटाफट से। ऑपरेटिंग के अंदर रूल है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे क्या होंगे? माइनस। जितने भी लॉस होंगे क्या होंगे? प्लस होंगे। अब कैसे पता करें भाई यहाँ पे प्रॉफिट है लॉस है? एसेट है, और एसेट की वैल्यू पहले कम थी और अब ज्यादा है, यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, विच इज माई प्रॉफिट। तो इस वाले प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा अपने, 20,000 का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, इस 20,000 को मैं माइनस कर दूंगा। आंसर विल बी 80,000 रुपीज। रूल को ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग के अंदर प्रॉफिट सारे के सारे माइनस, लॉस सारे के सारे प्लस। बिल्स रिसीवेबल 20,000 से 40,000 हो गया, प्रॉफिटेबल है। ठीक है भाई, प्रॉफिटेबल है, सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट था, 20,000 का मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बता दिया उस बंदे ने, तो माइनस कर दो भाई। चलिए, सेल्स ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट की सेल्स पूछ रहा हूँ। कोई भी हमारा एसेट परचेज होता है या फिर सेल होता है, सब किसका पार्ट है? सारा का सारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सब डाल दो इन्वेस्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों इन्वेस्टिंग में जाएगा? नाम से पता लग रहा है कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, कॉपीराइट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको बेच रहा हूँ, खत्म कर दो। फाइनेंसिंग में होता जब कोई चीज ले रखी होती, या ऑपरेटिंग में होता जब काम से रिलेटेड होता। ठीक है, अगला है, रोमी लिमिटेड ने परचेस करी है 1,50,000 रुपीज की बिल्डिंग। ठीक है, और मशीनरी जो कि 1,40,000 रुपए की थी, और साथ में एक फर्नीचर भी खरीद लिया 10,000 रुपये का। तो अगर मैं इन सबका टोटल एसेट निकालूं, टोटल एसेट निकालूं, कितने के बन गए? 3 लाख रुपीज का एसेट ले लिया। एक लाइबिलिटी भी ली है उसने, कितने की? 20,000 रुपीज की, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,50,000। 3,15,000 उसने पे करे, हालांकि उसको पे कितने करना चाहिए थे? 2,80,000। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ही हैड पेड द गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आंसर विल बी गुडविल, क्योंकि ज्यादा पे कर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला दे पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 100 रुपए की चीज को 5% बढ़ा के, यानी कि 5 रुपए बढ़ा के उसने बेच दिया 105 रुपए का। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू करे होंगे उसने? हाँ जी, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिवेंचर, 105 रुपए। कितना आंसर आएगा इसका? निकालो फटाफट से, कैलकुलेट करो। आंसर विल बी, कैलकुलेट कर लिया? आंसर विल बी 3,000। डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। कहाँ यूटिलाइज करूं? बताओ फटाफट से, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग? जो भी हमारा शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आया है, कहाँ उसको यूटिलाइज करें?
टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, नो। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस को खत्म करने में काम आता है। टू इशू पार्टली पेड बोनस शेयर, नहीं, बोनस शेयर का तो कोई लिंक ही नहीं है। डी पार्ट फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन, हाँ उसको तो ऑब्वियसली खत्म करने के काम आता है। और साथ में ई पार्ट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स, और लास्ट में ई पार्ट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर, वापसी शेयर को खरीदने के भी काम आते हैं। तो आंसर विल बी बी, डी और ई, बी डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24th, what are the different types of debenture from the viewpoint of registration? रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम करवाया था, पहला क्वेश्चन था, पहला ही दूसरा मैच वाला। रजिस्ट्रेशन के मैंने आपको बताए थे दो टाइप, पहला बी पार्ट और दूसरा ई पार्ट। कैसे? ऊपर भी था बियरर और रजिस्टर्ड, बी एंड ई ओनली। ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया था इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, identify the step in preparation of final accounts of profit for non for profit organization, not for profit organization, sorry. Identify the type of in preparation of final accounts of not for profit organization। आइडेंटिफाई करने हैं भाई स्टेप, इसके अंदर क्या करें? सबसे पहले क्या बनना चाहिए? उसने बोला पहला प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो लास्ट में प्रिपेयर होती है, छोड़ दो। बी पार्ट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किससे बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकी पहले क्या बनना चाहिए? रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है जी। सी पार्ट आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डी पार्ट, एडजस्ट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंडिचर इनकम एंड डिटरमाइन सरप्लस डेफिसिट। और ई पार्ट, प्रिपेयर कैश बुक। अब देखो जितनी भी आउटस्टैंडिंग ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये सारी की सारी इनकम के अंदर करी जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ये वाली जितना भी पार्ट है। और सबसे पहले क्या बनती है हमारी? कैश, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद कैश बुक। तो ई पार्ट तो हो गया सबसे पहले, ए और ई पार्ट, ए और डी पार्ट बता रहा है हमारा आंसर। अब कौन सा पहले है ये बताते हैं जरा। ए कह रहा है हमने कैश बुक बनाया, फिर हम बनाएंगे अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और इस सेकंड नंबर से क्या बनेगा? थर्ड नंबर। उसी ने खुद ने बोला ना भाई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनाना है। तो जब तीसरा बन गया तो उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट भी हो जाएंगी हमारी। फोर्थ पार्ट, यानी कि ई, सी, बी और डी। ई सी बी डी और लास्ट में आएगा ए। बैलेंस शीट तो लास्ट में बनेगी। ठीक है। मैच लिस्ट विद लिस्ट टू, दोबारा मैचिंग का क्वेश्चन है। फटाफट से स्पीड से क्या करना है इसके अंदर? सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल हमारे हो रहे हैं अकाउंट, किससे रिलेटेड है सेल्स हमारी? सेल्स रिलेटेड होती है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था। कोई भी परचेज हो या कोई भी सेल होगी एसेट की, तो डेट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दो पूछ रहा है, एक तो इनफ्लो, एक आउटफ्लो, कौन सा आना चाहिए? सेल हो रही है भाई, पैसा तो आना चाहिए, कुछ सामान बेचा जा रहा है तो पैसा आएगा। ए का सेकंड पार्ट, ए का सेकंड, तो तीन ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों ए का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, अगला चेक कर लेते हैं। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल को परचेज करना, एसेट को परचेज करना, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पे परचेज है तो क्या होगा इस बारी? आउटफ्लो होगा। गुडविल भी मेरा एसेट है, और मैंने भी ऊपर बताया कि परचेज और सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग में जाते हैं। सेल इनफ्लो है भाई, पैसा आ रहा है, परचेज आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। ठीक है। तो आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि बी का थर्ड पार्ट। अब बी का थर्ड तो भैया एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पार्ट, बी ऑप्शन। तो आंसर विल बी बी पार्ट।
आगे अगर और चेक कर लेते हैं, सी का 1 बोल रहा है टैक्स पेड, ऑपरेटिंग में आउटफ्लो होगा, ऑब्वियसली पेड है। डी पार्ट का 4th, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड तो ऊपर भी हमने पढ़ा था, आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लो क्यों है वैसे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का? क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं, कोई भी चीज पेमेंट होगी तो आउटफ्लो होगा, कोई भी चीज बेची जाएगी या कहीं से हमारे पास पैसा आ रहा है तो दैट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस बतानी है, क्या हो सकती है? सबसे पहले, इट कैन बी बाइज्ड, क्या ये बाइज है? हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पूरा हो सकता है। रिपोर्ट ऑन स्टेवर्डशिप फंक्शन, नहीं, स्टेवर्डशिप फंक्शन पे नहीं काम करता है। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, हाँ भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर तो, ये तो सच्चाई है। बहुत मुश्किल हो जाता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भाई इसके अंदर तो। ओनली इंटरिम रिपोर्ट, सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट को बताते हैं। हाँ भाई, कोई भी पैसे से रिलेटेड चीजें तो बताएगा। फिस्कल पॉलिसी पे काम करता है? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है, फिस्कल पॉलिसी पे काम नहीं करता। आंसर विल बी ए, सी और डी ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो के टाइप बताने हैं। लिक्विडिटी का मतलब जो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो सके, बहुत जल्दी डिसॉल्व होने वाले कौन कौन से एसेट है? इंटरेस्ट कवरेज का कोई लिंक है क्या उससे? मुझे नहीं लगता। ये तो भाई लिक्विडिटी और इंटरेस्ट कवरेज का कोई रोल ही नहीं है। हाँ भाई, करंट एसेट का पूरा रोल है। करंट एसेट 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी भी बहुत जल्दी कर देंगे। इन्वेंट्री नहीं भाई, ये तो कभी जल्दी खत्म हो ही नहीं सकती, ये तो पूरा टाइम लगा देगी। अगर सेल भी करूंगा तब भी, सेल पे भी लगा दूंगा तब भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगाएगी इन्वेंट्री, ये तो नहीं पॉसिबल है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो पूरे साल के एंड में निकलता है, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। 5th, एसिड टेस्ट रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका तो दूसरा नाम ही लिक्विडिटी रेशियो है। ऑब्वियसली इसका दैट विल बी ए एंड, सॉरी बी एंड ई ओनली। ठीक है, करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई करना है कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या चीजें आती है भाई, पता करें जरा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, हाँ भाई शेयर से रिलेटेड है, पैसा हो सकता है। ठीक है, अगला, वर्किंग कैपिटल, नहीं, वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट से रिलेटेड है, इक्विटी से कोई रिलेट नहीं है इसका। शेयर कैपिटल पूरा का पूरा इक्विटी से रिलेटेड है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी से रिलेटेड है। कैश रिजर्व, ये तो बिल्कुल ही बाहर का पार्ट हो गया, ऑड वन आउट हो गया इसके अंदर तो। ठीक है, कि भैया जो भी अलग है उसको तो बाहर निकाल दो, बाकी सारे ऑप्शंस ए, सी और डी, ऑप्शन विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29 का, 30th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करंट एसेट्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? बताओ फटाफट से सारे, कौन सी चीज सबसे पहले आएगी, कौन सी चीज सबसे लास्ट में? आप लोग देखो, कंपनी के हिसाब से करंट इन्वेस्टमेंट ना सबसे प्रायोरिटी रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इन्वेंट्रीज, उसके बाद बोलते हैं वो बिल्स रिसीवेबल के बारे में, ठीक है। फिर बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में, फिर बोलते हैं वो, लास्ट में बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वैसे तो हमारा ई फर्स्ट पे था, तो ई से हमारे को पता लग गया,
तो भैया ए का तो पहले में सिर्फ एक ही ऑप्शन बता रहे, दैट इज डी पार्ट। तो आंसर विल बी डी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। When debentures are issued at premium with the term of redeeming them at par, the amount of premium received at the time of issue will be, issue के टाइम पे जो हम लोग प्रीमियम लेते हैं उसका क्या नाम है, पता है? पढ़ा हुआ है ये नाम पहले कभी? और जो रिडीमेबल के टाइम पे होता है उसको हम बोलते हैं, इसने क्या बोला आपको? इसने बोला है कि रिडीम हम पार पे कर रहे हैं। तो अगर रिडीम मैं पार पे कर रहा हूँ तो ये वाली एंट्री तो चांस ही नहीं है, फिर तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा, ये कैसे पता करें? प्रॉफिट है लॉस है? मेरे ख्याल से तो भाई प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? रिजर्व बन रहा है, पैसा मैं खींच रहा हूँ लोगों से इशू के टाइम पे नहीं कर रहा हूँ। जब मैं उनको पैसा खींच रहा हूँ, पे नहीं कर रहा हूँ, यानी कि क्रेडिट। नॉमिनल रूल दोबारा से माइंड में, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, जब मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट को करता हूँ तो परसेंटेज कैसे निकालता हूँ? कॉमन साइज का दूसरा भाई पता है कौन है आपको? कंपेरेटिव। ये तो परसेंटेज चेंज के हिसाब से निकालता है, कॉमन किसके हिसाब से निकालता है? कॉमन हमेशा निकालता है टोटल के हिसाब से, जो भी टोटल होगा, चाहे वो लाइबिलिटी का टोटल हो, चाहे वो एसेट का टोटल हो। ठीक है। तो आंसर विल बी डी पार्ट। टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है वो, तो वेजेस तो उसको मिलने ही नहीं चाहिए। अगर वो रेगुलर होता तो उसको सैलरी और वेजेस मिलते, सैलरी भी नहीं होगी और वेजेस भी नहीं होंगे। ठीक है। डोनेशन थोड़ी ना देंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ना बोला उसने, कोई रिलेटेड नहीं है डोनेशन तो आंसर विल बी होनोरेरियम। ऑनरेरियम पे करते हैं हम लोग, जो पार्टनर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होता। When the total amount withdrawn is given but the date of withdrawal is not given। देखो, इसके अंदर ध्यान से समझना, जो आईओडी है ना, वो या तो फिक्स्ड टाइम के हिसाब से होता है कि भैया पर मंथ है, क्वार्टरली की है, हाफ ईयरली में है, बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है। तब तो हम लोग उसका टेबल हमने याद कर रखा है भैया, उसको तो हम टेबल से कर देंगे। लेकिन दूसरी बारी में वो कह रहा है कि यहाँ पे तो डेट ही नहीं गिवन है। जब मेरे को डेट नहीं गिवन होती तो मैं एवरेज टाइम क्या लेता हूँ हमेशा अपना, 6 मंथ्स। कभी भी आईओडी फुल ईयर का चार्ज नहीं किया जाता, नेवर। हमेशा याद रखना है, कोई विड्रॉल की डेट नहीं गिवन है तो उसका एवरेज पीरियड आप लोग क्या ले लोगे? 6 मंथ्स। कभी भी पूरे पूरे साल का नहीं लेना, कभी भी, अनटिल अनलेस आपको 1 अप्रैल की डेट नहीं गिवन हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। At the time of admission of a partner, if goodwill exists in the books of accounts, it will be written off among। गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है।
अब ये बैलेंस शीट कौन सी वाली बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं? ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ओल्ड की चीज किसमें बटनी चाहिए भाई? ओल्ड में ही बटनी चाहिए। ये तो अभी ऊपर भी मैंने पढ़वाया कि कोई भी ओल्ड की चीज है तो ओल्ड में बटेगी भाई। न्यू की चीज होगी तो न्यू में बांट देंगे, ओल्ड का है तो ओल्ड की अगर गुडविल है तो किसमें बटनी चाहिए? ओल्ड पार्टनर से बटनी चाहिए। अब सेक्रीफाइस यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक कह रहा है सेक्रीफाइसिंग, एक कह रहा है ओल्ड रिलेशन। तो भैया अगर ओल्ड पार्टनर है तो बटना भी किसमें चाहिए? ओल्ड रेशियो में तो बटेगा। अगर यहाँ पे वो बात करता, मान लो वो यहाँ पे वैल्यूड गुडविल की बात करता, तो क्या करता? तो सेक्रीफाइसिंग में कर देता। तब भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ भाई? यहाँ तो उसने बोला ही नहीं, यहाँ तो उसने बुक्स वाली गुडविल की बात करी है। तो बुक्स में तो जितनी भी चीजें हैं वो तो सारी ओल्ड पार्टनर की हैं, तो बटनी भी किसना चाहिए? ओल्ड पार्टनर में। क्वेश्चन नंबर 36। रानी एंड संध्या रानी संध्या एंड कंगना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2 में बात कर रहे हैं वो। ठीक है। और गेनिंग रेशियो आपको निकालनी है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, देखो 4:3:2। उन्हें रानी, संध्या और कंगना। रानी चली गई, कौन बचा? संध्या और कंगना। ठीक है। और उनकी जो न्यू रेशियो हो गई वो हो गई 5:3। मुझे निकालनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितनी है? 5/8 माइनस ओल्ड कितनी थी इसकी, संध्या की? 3/9। और उसके बाद कंगना की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है भाई? डेट विल बी 3/8 माइनस 2/9। 72 हमारा एलसीएम आ गया इसमें। ठीक है। 45 माइनस 24। 21/72। 21/72 कौन सा ऑप्शन है? ये तो बी पार्ट है। ए पार्ट कह रहा है 11/22। हो सकता है अगले वाले की 11 निकल रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी 11 बी की है ना, देखते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 27 - 16, दैट विल बी 11/72। हमारा आंसर है 21:11, ना कि 11:21। पार्टनर का भी तो हिसाब रखना है। किसकी पूछ रहा है? मुझे संध्या और कंगना की पूछी है तो उसी हिसाब से बताना है। अगर कंगना और संध्या की पूछ रहा होता, अपोजिट होता कंगना और संध्या, तो 11:21 आ जाती। जिस हिसाब से नाम उस हिसाब से उसका काम। उसने बोला संध्या और कंगना की बताओ, संध्या की 21, कंगना की 11। अगर बोलेगा कि कंगना और संध्या की बताओ तो 11:21। सीक्वेंस का भी तो ध्यान में रखना है कि कौन सा नाम पहले आ रहा है कौन सा नाम बाद में आ रहा है। यहाँ पे संध्या का नाम पहले आ रहा है, संध्या की पहले लिख दी। कंगना का बाद में आ रहा है तो कंगना की बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन टू डू? इंटरनल कंट्रोल्स किसके लिए बनाए गए हैं? खाली एसेट को बचा लूं क्या? नहीं यार, बाकी भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। सिर्फ इंश्योर करो कि सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। भाई पूरी इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या हो गया? सारा पूरा कंट्रोल कंपनी का क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वो ढंग से काम भी करें, उनके एसेट भी सही रहें, और अच्छे से उस एसेट को यूज भी करें। मैं एसेट को बचा के रख रहा हूँ लेकिन मैं उसको कुछ यूज नहीं कर रहा, क्या फायदा? कंपनी का होने का क्या फायदा? प्रॉफिट ही नहीं करेगी। मैंने बोला भाई मैं ना अपने एक एक एसेट को बचा के रखता हूँ लेकिन यूज नहीं कर रहा, तिजोरी में घुसाल रखे हैं सारे। अरे भाई जब तक यूज नहीं करोगे प्रॉफिट कैसे कमाओगे?
तो बचाने तो है, लेकिन साथ साथ ऑप्टिमाइज यूज भी करना है उसको। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी ब्लैंक्स वर्कशीट आर शोन व्हेन अ न्यू वर्कबुक इज क्रिएटेड? जब एक न्यू वर्कबुक बनाऊंगा तो कितने ब्लैंक वर्कशीट बनानी है? वन। एक ही का ही काम है। Which of the following argument in a financial function represent the total number of payment? आपको एफ वी की मतलब फुल फॉर्म पता है क्या? फ्यूचर वैल्यू। आपको पीवी की फुल फॉर्म पता है क्या? प्रेजेंट वैल्यू। एन पर की फुल फॉर्म क्या है? नंबर ऑफ पेमेंट्स। और यहाँ पे उसने किसकी बात करी है? नंबर ऑफ पेमेंट्स की। एन पर विल बी माय करेक्ट आंसर। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 40। द टर्म फील्ड एज अप्लाइड टू डाटाबेस टेबल मींस। जो टर्म फील्ड है मेरी, उसका क्या मतलब है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, मेरी कंपनी के जितने डाटा बनते हैं कैसे बनते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। कंपनी का कोई भी चीज बनेगी क्या बनेगी? वर्टिकल बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 केस स्टडी बेस्ड आ गया भाई अब तो। ए और बी पार्टनर है। अब बीमारी हो गई बी को बेचारे को बहुत ज्यादा। उन्होंने सोचा यार डिसॉल्व कर देते हैं, फर्म को खत्म कर देते हैं। सारी एसेट और लायबिलिटी की आपको टेबल दे रखी है। नीचे वो बोल रहा है कि ए वांटेड टू स्टार्ट, ए ने जो है बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बिल्डिंग और फर्नीचर को 10% कम पे लेकर जा रहा है। सारे डेटर्स अच्छे हैं, लेकिन एक सी बंदा है जिसने 10,000 रुपये नहीं दिए हमारे को। कोई बात। ड्यू टू क्वेश्चन नंबर 41, ड्यू टू द इल हेल्थ ऑफ बी दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इट कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन। क्या होना चाहिए? नोटिस आया था क्या उनको कोई? भाई नोटिस तो आया ही नहीं है। कोई सर कंटेंजेंसी हो गई, हाँ यार। तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। कोर्ट का ऑर्डर आया क्या? नहीं आया। एग्रीमेंट था क्या? नहीं था। भाई कुछ तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हो सकता है ऐसा तो। ठीक है। द अमाउंट रिकवर फ्रॉम द डेटर्स, डेटर कितने के थे मेरे? 50,000 के। 10,000 मिले ही नहीं, क्या करूं? टोटल 50,000 के थे, 10,000 तो मिले ही नहीं, बैड डेट हो गए। कितने रह गए? 40,000। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट। भाई क्या क्या चीजें रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर नहीं आती, वो ये पूछ रहा है। एक्सेप्ट लिखा उसने आगे। ठीक है। जब मैं एक अगर मैं देखो बैलेंस शीट एक मैं छोटी सी बनाता हूँ। ये बैलेंस शीट है मेरी। ठीक है। ये मेरी लाइबिलिटी साइड है और ये मेरी एसेट साइड है। ठीक है। इसी के नीचे अगर मैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, देखो लेजर तो क्रॉस चलती है भैया, एसेट जो भी उतरेगा वो इधर उतरेगा। तो भैया ट्रांसफर ऑफ एसेट तो आ रहा है, ये तो आ रहा है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की पेमेंट। लाइबिलिटीज आती किस तरफ है? लाइबिलिटीज सारी उधर इस तरफ नहीं है, तो उनकी पेमेंट तो यही होगी टू बैंक के नाम से। तो भैया ये भी आ रहे हैं। प्रोविजंस। प्रोविजंस हाँ सर, हालांकि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट भी हो सकता है वो। है तो एसेट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन हम उसको लाइबिलिटी में कर देते हैं क्योंकि वो लाइबिलिटीज है हमारी। तो लाइबिलिटी तो इधर उतरती है। तो लाइबिलिटी का तो एक चीज तो हट गई, ये तो हो गया बी सी पार्ट। अगला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो सारे डेबिट में ही जाएंगे, लॉस है। तो ये भी आता है भैया। लास्ट क्या बचा? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर एसेट उतर रहे हैं हमारे डेबिट साइड पे, तो उसकी कोई पेमेंट होगी, बिकेगा, या कोई पार्टनर ले गया, तो उसकी तो उसके अपोजिट साइड पे होगी जिस साइड पे वो उतरा है। तो यहाँ पे पार्टनर आ जाएगा जो लेकर जा रहा है। ठीक है जी।
अगर एसेट मेरे यहाँ उतर रहे हैं, लाइबिलिटी यहाँ उतर रही है, तो एसेट की पेमेंट कहाँ होनी चाहिए ऑटोमेटिकली? उसके अपोजिट साइड पे, यानी कि ई पार्ट। ऑप्शन आंसर विल बी सी एंड ई, डी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी। गुडविल का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में जो है, क्या करेंगे उसको? ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। हाँ भाई, ये तो कर सकते हैं। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट वाली तो डलती है, एसेट है ना। अभी ऊपर क्या बताया, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कि जितने भी एसेट हैं वो सारे कहाँ डलते हैं? डेबिट साइड पर डलते हैं। तो बाकी सब ऑप्शन ही आ गया सीधा। क्वेश्चन नंबर 45, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। रिजर्व और प्रॉफिट्स हैं कहाँ बंटने चाहिए? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कोई भी टाइप का प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, एक्सपेंसेस हो, सारे कहाँ जाने चाहिए? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन 46 से 50 सारे यही है, ध्यान से पढ़ना। XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीस थी, जो कि 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड करा गया। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है पिकल्स और स्पाइसेस को। अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने सोचा कि भैया हम थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंड कर दें। इस पर्पस के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर और सोचे। कंपनी ने इशू करे उसमें से 20,000। ठीक है, कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर टू द वेंडर। अब जो उसने, देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए के उसने जो न्यू शेयर इशू करे हैं, इसमें से 20,000 तो दे दिए वेंडर को। उसके पास कितने बचे? 80,000 ये दिए उसने पब्लिक को। ठीक है, उसने लिखा हुआ रेस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर इशू टू द पब्लिक। लेकिन क्या हुआ, जो एप्लीकेशन आई, लेकिन क्या हुआ जो उसके पास एप्लीकेशन आई है वो कितने की आई है? सिर्फ 46,000 की आई है। ये तो नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चांस। ये इसका मिनिमम 90% तो आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा। कंपनी, जब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से पढ़ते हैं, द कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 टू द वेंडर्स। जब उन्होंने कंपनी ने वेंडर को शेयर इशू कर दिया, तो वेंडर क्या बन गए? ओनर्स बन गए। शेयर वाला क्या होता है? ओनर हो गया ना। इक्विटी शेयर है वैसे भी। इन ऑर्डर टू रेस मनी बाय इशूइंग द शेयर इन द मार्केट, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है? भैया उसका 80,000 था, उसका कम से कम 90%, कितना हो गया? 72,000 तो मिनिमम चाहिए उसको। द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स टू द वेंडर इन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट इज नॉन एज। अगर मैं कोई भी एसेट, मतलब अपने शेयर की जगह पे शेयर को रिप्लेस कर रहा हूँ एसेट की जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे? कैश में बोलेंगे? डिस्काउंट पे नहीं, प्रीमियम पे नहीं, अदर देन कैश। कैश के सिवा मैं एसेट से अपने सामान शेयर को दे बेच रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ द कंपनी इज अनेबल टू गेट अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो था वो नहीं मिला, उसको 8 दिन के अंदर अंदर पैसों को रिफंड करना है। ठीक है। अब जब उसको, भैया पता है कि उसको 8 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना है, और अगर वो नहीं कर पाया तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की कितनी मिनिमम अमाउंट है? 6%। कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट होगा, कोई रेट नहीं गिवन तो 6% देना ही देना है। द फॉलोइंग रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल इश्यूड
मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड यहां पर आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम को हटा के जितने भी हैं, तो भैया रजिस्टर तो मैक्सिमम होती है, नॉमिनल मैक्सिमम है, ऑथराइज मैक्सिमम है, तो सब्सक्राइब हो सकता है, क्योंकि सब्सक्राइब्ड हमेशा सबसे कम होता है। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड, फिर आता है इशूड, फिर सबसे नीचे लेवल पे आता है सब्सक्राइब। तो यानी कि सब्सक्राइब्ड इज माय आंसर। ऑलराइट, चलिए, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी अकाउंटेंसी 2022। आपको इससे एक पेपर का पैटर्न पता लग गया होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर, किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है, रीड कैसे करना है, और किस तरीके से उसके ऑप्शन से उसका आंसर निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2023 का पेपर। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच।